वो क्या है जो किसी को खून करने पर उकसाता है? कातिल के दिमाग में क्या चलता है और किस तरह का समाज ऐसे लोगों को जन्म देता है? 150 साल पहले फ्योदोर मिखाइलोविच दोस्तोयेवस्की ने जब ये सवाल उठाए तो वो रशियन साहित्य के सबसे मशहूर कामों में से एक बन गया, क्राइम एंड पनिशमेंट। 1866 से इसके लेख एक मैगजीन में छपने शुरू हुए। ये नॉवेल एक कहानी है रोडियान रोमानोविच रस्कोलनिकोव की, जो सेंट पीटर्सबर्ग में एक लॉ स्टूडेंट था। रस्कोलनिकोव बेहद गरीब था। कहानी की शुरुआत में आगे की पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। गांव से आने वाली चिट्ठियां उसकी परेशानी और बढ़ाती हैं, क्योंकि उसकी सफलता के लिए उसकी माँ बहन के अपार त्याग की बातें उनमें लिखी होती। एक बूढ़ी महाजन के पास अपनी आखिरी कीमती चीजें बेचने के बाद वो हताश होकर उसका कत्ल करने और उसे लूटने का फैसला करता है। लेकिन इस काम को अंजाम देने के बाद उसके दिलो दिमाग पर जरूरत से ज्यादा असर हुआ। हालांकि इस नॉवेल को सबसे पहले साइकोलॉजिकल थ्रिलर में से एक भी बताया जाता है, पर यह रस्कोलनिकोव की अंदरूनी उथल-पुथल से कहीं ज्यादा है। सीलन भरे शराबखानों से टूटे फूटे कमरों और गम घोंटने वाले पुलिस स्टेशंस तक दोस्तोयेवस्की ने 19वीं सदी के सेंट पीटर्सबर्ग की अंधेरी दुनिया को उजागर कर दिया। उसके बाद नॉवेल में कुछ और किरदार आए, जैसे मार्मेलादोव, एक पुराना दुखी ऑफिसर जिसकी शराब की लत ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया, और स्विद्रिगाइलोव, एक लंबा सा बदतमीज अमीर आदमी। जब रस्कोलनिकोव का परिवार शहर में आता है तो उनकी अच्छाई और मासूमियत यहाँ के लोगों की बुराइयों से बिल्कुल मेल नहीं खाती, जबकि उनकी किस्मत आपस में जुड़ती जाती है। रूसी समाज की ये निराशाजनक तस्वीर लेखक की निजी उलझनों और नए विचारों को दर्शाती है। एक बढ़िया मिलिट्री करियर को पीछे छोड़ नौजवान लेखक फ्योदोर को समाजवाद और समाज सुधार के विचारों से लगाव हो गया। वो ऐसे बुद्धिजीवियों के ग्रुप में शामिल हो गया जिनकी कट्टरपंथी किताबों पर सरकार ने रोक लगाई थी। पता चलने पर दोस्तोयेवस्की सहित इस ग्रुप के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुतों को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन सजा से ठीक पहले जार या राजा की तरफ से क्षमादान मिल जाता। दोस्तोयेवस्की ने अगले 4 साल साइबेरिया के लेबर कैंप में गुजारे। उसके बाद 1854 में वो रिहा हुए। इस अनुभव से उन्हें समाज सुधार को लेकर कहीं ज्यादा निराशावादी नजरिया मिला और उनका ध्यान इससे हटकर आध्यात्म की तरफ चला गया। 1864 में नॉवेल नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में उन्होंने अपनी इस मान्यता को समझाया कि हंसते खेलते समाज वाली वेस्टर्न फिलॉसफी कभी भी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। क्राइम एंड पनिशमेंट को उन्होंने अगले 1 साल में ही पूरा कर दिया, जिसमें इन्हीं में से कई विचार लिए गए। उनके जीवन और उपन्यास में कई बातें एक सी हैं कि शहर नौजवानों को आकर्षित करके खतरे और बेईमानी की दुनिया में धकेलते हैं, लेकिन नॉवेल में समाज की आलोचना गहराई तक जाती। रस्कोलनिकोव का तर्क है कि बेईमान महाजन की मौत से उसका अपना विकास समाज के लिए फायदेमंद होगा। ऐसा कहते वक्त उसमें अहंकारवाद और उपयोगितावाद की गूंज सुनाई देती है, जिन्हें दोस्तोयेवस्की के दौर के कई बुद्धिजीवियों ने अपनाया, और ये मानते हुए कि उसकी इंटेलिजेंस उसे अपराध करने की इजाजत देती है। रस्कोलनिकोव अपनी ही इंसानियत से नाता तोड़ लेता है। नॉवेल में नैतिकता पर चिंता तो जताई गई है, पर क्राइम एंड पनिशमेंट मूल रूप से केवल नैतिक नहीं है, क्योंकि इसमें हर किरदार की अपनी एक अलग सोच थी। क्राइम एंड पनिशमेंट की सबसे खास चीजों में से एक है इसका थ्रिल। बावजूद इसके कि पहले ही एक्ट में हत्या की सारी डिटेल पता चल जाती है, रस्कोलनिकोव का जुर्म साफ है, लेकिन उसके बाद सिर्फ दोस्तोयेवस्की की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल की रोचक कहानी से हमें उसकी सजा की सच्चाई या उसकी मुक्ति की संभावना का पता चलता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कुछ नया सीखने का मौका कभी ना गंवाएं।